अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस ने किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के भीतर, गांव ग्रामीण के भीतर भयानक, भयावह, कातिलाना तरीके से तबाही मचाई हुई है। शहरों के बाद कोरोना वायरस ने जिस प्रकार से हमारे गांव ग्रामीण मजरा और पुरवा में भयानक तरीके से मौत का खेल खेला है, वो किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं है। गांव-गांव बुखार में लोग पड़े हुए हैं, गांव-गांव अर्थियां उठ रही हैं, लाशें निकल रही हैं और इतनी बड़ी तादाद में मौतें हैं बहनों भाइयों कि हम और आप जितनी कल्पना कर रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा व्यापक, उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के भीतर घट चुका है, घट रहा है और घटने वाला है। ये स्थितियां बहुत ही बेचैन करने वाली हैं। एक राज्य के तौर पर यह हमारी विफलता है कि हम अपने गांव के मरते हुए भाई बहनों को, माताओं बहनों को, बच्चों को बचाने में नाकाम हैं। हम ना तो उनका टेस्ट कर पा रहे हैं, बीमार होने पर ना तो हम उन्हें इलाज दे पा रहे हैं, उनको हमने तिरस्कृत कर रखा है। इस त्रासदी में वो किस प्रकार से परेशानियां झेल रहे हैं, हम और आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। गांव-गांव फैले बुखार के चलते बड़ी तादाद में सांस फूलने के चलते लोगों की मौत हो रही है और उन्हें यह पता ही नहीं है कि उन्हें कोरोना हुआ है। ऐसे तमाम उदाहरणों के साथ भरा पड़ा है उत्तर प्रदेश का गांव ग्रामीण, जहां गांव के गांव साफ हो गए हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। राजधानी लखनऊ जहां हम बैठते हैं उसके उत्तर में एक गांव है, बक्सी का तालाब के पास भौली गांव। उस गांव में महीने भर के भीतर 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। गांव खाली हो रहा है, लोग डरे हुए हैं और वहां जांच तक नहीं की गई है। यह राजधानी के बगल में 20 किलोमीटर मौजूद गांव का हाल है। एक परिवार में सिर्फ विधवा महिलाएं और बच्चे बचे हैं, सारे लोग मारे जा चुके हैं। तबाही का रूप इतना व्यापक है बहनों भाइयों कि हम आप उसके एहसास 10% भी नहीं कर सकते। बुलंदशहर से लेकर बलिया तक और नोएडा से लेकर प्रयागराज तक, गंगा और यमुना के दोनों किनारे और सरयू नदी का किनारा इस बात की गवाही देगा कि लोग मुफलिसी में, गरीबी में, आर्थिक अभाव में, भयवश किस प्रकार से अपनों को गंगा की रेती पर, यमुना की रेती पर, सरयू की रेती पर दफन करके छोड़कर आने के लिए मजबूर हुए हैं। असंख्य लाशें पवित्र गंगा नदी के रेती पर दफन है। ये वो गंगा की रेती है जहां पर प्राण जाए पर वचन न जाए का संकल्प लेने वाली ये गंगा नदी है। उस नदी के साथ झूठ बोला गया। मां गंगा को पवित्र करने वाले लोगों की सरकार में इस उत्तर प्रदेश में अनर्थ हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मृत्यु हुई है गांव ग्रामीण में कि अब लोगों के पास शव जलाने के लिए पैसे तक नहीं है कि वो लकड़ी का इंतजाम करें, क्योंकि लकड़ी बहुत महंगी हो गई है। शहरों में लकड़ियां खरीद ली गई थी, गांव की तरफ लकड़ी का अभाव है। एक डेड बॉडी जलाने के लिए 2 कुंटल लकड़ी की जरूरत होती है और उस लकड़ी की कीमत बहुत महंगी हो गई है। गांव के लोग अफोर्ड कर पाने की स्थिति में नहीं है। यह एक भयानक त्रासदी है। सरकार सिर्फ बयान देती है कि वो अंतिम संस्कार का खर्चा उठाएगी, कहीं 10% भी कोई नहीं उठाने को तैयार है। एक बड़ा ही कारुणिक दृश्य, एक बहुत ही रुला देने वाला घटनाक्रम आज मेरे समक्ष मेरे एक संवाददाता ने जिक्र किया। उन्नाव में रिपोर्टिंग के दौरान गंगा नदी के एक घाट पर, जहां अभी मीडिया पहुंची नहीं थी, पहले हमारे रिपोर्टर पहुंचे उस घाट के किनारे, लाइन से डेड बॉडी वहां पर दफनाई गई थी। हमारे रिपोर्टर ने जब वीडियो बनाया तो गांव के कुछ लोग जो वहां मिट्टी में आए थे, रिपोर्टर के पास आकर रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। और रिपोर्टर से पता उन्होंने क्या आग्रह किया, आपके कलेजा छलनी हो जाएगा बहनों भाइयों सुनकर, आत्मा कांपेगी आपकी सुनकर उनकी फरियाद। पता उन्होंने क्या कहा? हाथ जोड़कर रिपोर्टर से प्रार्थना की कि भैया इस खबर को, इस वीडियो को अपने चैनल पे मत चलाना, वरना कल से यहां पुलिस का पहरा होगा और हम अपने प्रियजनों की लाश दफना भी नहीं पाएंगे। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम लाश का अंतिम संस्कार कर पाएं।
हमको अगर लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी खरीदना पड़ा तो हमें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, हमारे पास कुछ बचा नहीं है इलाज के बाद। हमने वो खबर नहीं चलाई, हमारे पास उसके वीडियो मौजूद है। क्या इसके बाद भी कहने के लिए कुछ शब्द बचते हैं? क्या इस त्रासदी को किसी और रूप में बताया जा सकता है? क्या इस गम की, इस गुस्से की, इस गरीबी की, इस मुफलिसी में और इस लाचारगी को आप महसूस कर सकते हैं? अगर आपके घर के लोग इस प्रकार से मरे होते, आपके माता पिता इस प्रकार से तड़प के इस त्रासदी में मरे होते, जिनका इस प्रकार से तिरस्कार किया गया, आप पर क्या बीतती? आपके भाई बहन इसी प्रकार से मरे होते और उनको इज्जत से अंतिम संस्कार नहीं मिला होता, आप पर क्या बीतती? आपकी पत्नी और आपके बेटे की मौत इस तरह से गांव के भीतर हुई होती और आप अपने प्रियजनों की लाश को अंतिम कांधा देने की स्थिति में नहीं होते और लाश दफना कर जाने को मजबूर होते, जीवन भर आप ये बात भूल पाते? नहीं भूल पाते। इसलिए गांव गरीब की त्रासदी वही समझ सकता है जो इस पीड़ा से उपजा है, निकला है। गरीबी क्या होती है सत्ताधीशों ने नहीं देखी है। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ों का शहर सफ़र करने वाले, दर्जनों गाड़ियों के काफिले से चलने वाले सत्ताधीशों को गांव गरीब की इस पीड़ा का एहसास नहीं है। वो नहीं महसूस कर सकते कि एक गरीब आदमी किस प्रकार से एक पत्रकार के हाथ जोड़ रहा था सिर्फ इस बात के लिए कि यहाँ का वीडियो तुम अपने चैनल पे मत चलाना, वरना कल से हम यहाँ लाश दफनाने नहीं आ पाएगा हमारे गांव का और आसपास के लोग। और सरकार दावा करती है कि उस सबका अंतिम संस्कार कराने के लिए पैसे दे रही है। स्थितियां इतनी विकट हैं कि आपको ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रयागराज जाइए। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट है कि 5000 से ज्यादा लाशें सिर्फ श्रृंगवेरपुर धाम घाट पर दफन है और ये पिछले 20 दिनों के भीतर है। यहाँ प्रतापगढ़, इलाहाबाद, प्रयागराज, सब जगह से डेड बॉडीज आती हैं। प्रयागराज के रूरल एरिया से भी आती हैं। 5000। इनमें किसी का पिता होगा, किसी का पति होगा, किसी की पत्नी, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का रिश्तेदार और किसी के दोस्त होंगे। और एक राज्य के रूप में इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी प्रदेश के नागरिक का क्या हो सकता है बहनों भाइयों, कि उसके राज्य उसको ओन करने को तैयार नहीं है एक नागरिक के रूप में। क्या हम इसको सरकार की विफलता नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं कि वो अपने राज्य के नागरिकों को ना तो समुचित इलाज दे पाया और मृत्यु के पश्चात सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं दे पाया, और उससे भी बड़ी सरकार के लिए शर्म की बात है कि वो अपने नागरिकों को ओन करने को तैयार नहीं है, ये कहने को तैयार नहीं कि ये हमारे नागरिक हैं। और हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी में हैं। क्या लोकतंत्र में जन कल्याण की अवधारणा के तहत बनने वाली सरकारें अपने नागरिकों का इस प्रकार से तिरस्कार कर सकती हैं? उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है। और मैं फिर कहता हूं कि गंगा नदी के दोनों तटों के आसपास जाकर देखिए कि जो सरकारी आंकड़े वो भूल जाइए, आपकी हमारी गणना से भी बहुत बड़ी तादाद में मौतें हुई। और उत्तर प्रदेश में 56,000 ग्राम पंचायतें। मैं तो हाई कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि सभी ग्राम प्रधानों से आप एफिडेविट मंगा लीजिए कि कितनी मौतें हुई हैं उनके गांव में। शमशान घाट के रजिस्टर मंगा लीजिए, शहरों से नगर पालिका, नगर पंचायत के रजिस्टर मंगा लीजिए और जारी होने वाले डेथ सर्टिफिकेट के रिपोर्ट्स मंगा लीजिए। आंकड़े इतने भयानक होंगे कि सदियों तक आप भुला नहीं पाएंगे। हम इन्हें बचा सकते थे, लेकिन सरकार की नाकामी के चलते बड़ी तादाद में लोगों की मौतें हुई हैं और इन मौतों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार सीधे जिम्मेदार है। गांव में टेस्ट नहीं होते हैं, लोगों को पता ही नहीं कि उनका ऑक्सीजन लेवल खत्म है। गांव में कोई ऑक्सीजन की डिमांड नहीं करता, कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि इनको इलाज ही नहीं है। इनके लिए सबसे बड़ा अस्पताल जानते हैं कौन है? पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और उससे भी बड़ा अस्पताल इनके लिए सीएचसी होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और वहां सिर्फ ग्लूकोज की बोतल टांगने और फटे गद्दे वाले एक टूटी हुई बेड के सिवा कुछ नहीं होता। तो अगर इनको कोरोना वायरस हुआ और हालत गंभीर हुई तो इनकी मौत निश्चित है, ये बच नहीं सकते हैं। इनको शहरियों वाली सुविधा नहीं है, ये दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह ट्रीट किए जाते हैं कि इनकी गिनती ही इंसानों में नहीं है। इससे भयानक त्रासदी आप और क्या देखेंगे? ललितपुर की उस बेटी का वीडियो आपने सुनकर आपका कलेजा हिल गया होगा।
उस बच्ची के पिता का बिना इलाज अस्पताल में निधन हो गया। डॉक्टर झूठ बोलते रहे कि पिता जिंदा है और उनकी बाद में मृत्यु हो गई। मृत्यु पहले हो चुकी थी, त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई है। आज 10 दिन से वो बच्ची भटक रही है, 16 साल की बच्ची बेटी, कि उसके फादर का डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए ललितपुर में। अभी जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं तब तक उस बच्ची को डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। आज जिले जिलों से शिकायतें आ रही कि उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। एक राज्य अपने नागरिकों की मौत पर उसको डेथ सर्टिफिकेट देने में भी बाधा उत्पन्न कर रहा है। कारण क्या है, यह आपको समझने की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि गांव गरीब की कवरेज कर रहे भारत समाचार के डुमरियागंज के पत्रकार के साथ वहां के स्थानीय विधायक और एसडीएम ने मारपीट करवाई अपने गुंडों से। क्यों करवाई? क्योंकि हमारा पत्रकार ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठा रहा था। हमारा पत्रकार वहां पर इलाज न मिलने के कारण हो रही मौतों पर सवाल कर रहे हैं। हमारे पत्रकार दवा और इंजेक्शन न मिलने की खबरें दिखा रहे हैं और गांव गरीब के क्या हालात हैं और डुमरियागंज में होने वाली त्रासदी की खबरें दिखा रहे हैं। इस कारण उनके साथ मारपीट हुई, वीडियो वायरल कराया गया और उसके बावजूद अब तक जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, सिद्धार्थनगर का पुलिस प्रशासन गुंडे कंट्रोल करते हैं। एक एफआईआर तक नहीं हुई। हमारे पत्रकार किसके लिए लड़ रहे हैं? आपके लिए लड़ रहे हैं। आपके बच्चे, आपके घर के लोगों को ऑक्सीजन मिले इसलिए लड़ रहे हैं, आपको दवा मिले इसलिए वो लड़ रहे हैं। गांव गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? आपके लिए जा रहे हैं। और उनके साथ हिंसा की जा रही है। तो ये किसके खिलाफ हिंसा है? आपके खिलाफ हिंसा है। भारत समाचार के पत्रकार किसी से डरते नहीं। जहां एक रिपोर्टर की आवश्यकता होगी वहां हमने 3 रिपोर्टर अब लगा दिए। ये डरने वाले लोग नहीं है, इन्हें आप डरा भी नहीं पाएंगे। लेकिन ये सोचने की जिम्मेदारी है कि इन पर हमला दरअसल जनता पर हमला है। क्यों? क्योंकि ये आपका टेस्ट नहीं हो रहा, आवाज उठा रहे हैं। आपके परिजनों की लाशों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ये आवाज उठा रहे हैं। ये आपके दवा, इंजेक्शन और दवाई की मांग कर रहे हैं। ये आपके लिए आईसीयू बेड की मांग कर रहे हैं। आपको जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो झूठ बोला जा रहा है आपसे, उसकी पोल खोल रहे हैं। इसलिए इनके साथ हिंसा हो रही है। तो ये पत्रकारों के साथ हिंसा नहीं है, ये आपके साथ हिंसा हो रही है। और इनका अब तक कोई कार्रवाई न होना यह स्पष्ट प्रमाणित करता है कि सत्ता संरक्षित गुंडे ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो ये घटनाएं उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश के भीतर कोरोना वायरस की त्रासदी कितनी भयानक, कितनी बड़ी है। गांव के गांव बर्बाद हो गए हैं, परिवार के परिवार साफ हो गए हैं। आप इस त्रासदी की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिन घरों ने कमाऊ सदस्यों को खोया है, उनके परिवार के सामने अब रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हमारी चिंता इस बात की होनी चाहिए। सरकारी आंकड़ों को दुरुस्त करने में जुटी सरकार के लिए गांव गरीब में मर रहे लोग प्राथमिकता की सूची में नहीं है। और अगर होते तो इस प्रकार से भयानक दुर्दशा जिंदा और मुर्दा लोगों के साथ नहीं होती। चील, कौवे, कछुए खा रहे हैं इस प्रदेश के नागरिकों की लाश। ऐसा दृश्य भारत के इतिहास में कभी देखा नहीं गया होगा। जिस प्रकार से गंगा, यमुना और सरयू के नदी के पावन तटों पर इस प्रकार का भयानक, खौफनाक मंजर दुनिया ने देखा है कि एक राज्य ने अपने ही नागरिकों को डिसोन कर दिया, मानने से इनकार कर दिया, उनको अंतिम विदाई तक सम्मान से नहीं दे पाए। यह मेरी पीड़ा है और यह जनता की पीड़ा है। सुनिए कुछ बयान, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मैं लास्ट टाइम तक रिपोर्ट मांगती रही कि मेरे को दे दो, अगर कोरोना से वो ठीक हो गए मैं हार्ट का या लंग्स का कहीं और दिखा लूं, बट उन लोगों ने नहीं दिया। मुझे रिपोर्ट भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिखाया। अगर उन लोगों की लापरवाही ना होती तो शायद आज वो हमारे बीच होते। 4 भाई खत्म हुए और माता जी खत्म हुई। 2 बहन अपने अपने घर में थी, एक ईसापुर में थी, वो खत्म हो गई इसी बीमारी से। और उससे छोटी बहन अनूप खेड़ा है बिजनौर के पास इधर। बीमार थे, बुखार है। हाँ 2-4 दिन बस, ज्यादा नहीं। कुछ पता नहीं होता, आप क्या बताएंगे? भगवान, तो लोगों की डेथ नहीं हो रही है, इंसानियत की डेथ हो रही है। डेथ हो रही है आपके रिश्तों की, आपके लोगों की। मतलब जिस समय आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपके अपनों की, उस समय वो आपके साथ नहीं होते हैं। उनका जब डेथ सर्टिफिकेट बना तब हम लोग ने
उसके लिए अप्लाई किया ललितपुर नगर पालिका में। तो फिर उसके बाद वो बोले कि आप लोग यहाँ पे नहीं बनेगा, ये जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी वहाँ पे बनेगा, हॉस्पिटल जाके बनवाइए। तो हम लोग जब हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे हम लोग ने डॉक्टर से बोला, तो डॉक्टर बोला इस नाम का कोई भी पेशेंट हम लोग के पास 22 तारीख को आया ही नहीं, और ना ही उस दिन किसी की डेथ हुई। आप में से बहुत से ऐसे लोग इस पीड़ा से गुजरे होंगे जो हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग अभी अपनी पीड़ा बताते वक्त रो रहे थे। क्या ये जिंदगी भर इस गम को भुला पाएंगे? क्या इस सदमे से ये उबर पाएंगे? ये सदमा कोई एक दो परिवार नहीं झेला, उत्तर प्रदेश के हजारों परिवार इस प्रकार के सदमे को झेल रहे हैं बहनों भाइयों। और हमारी सरकार के पास संवेदना के दो शब्द भी इनके पास नहीं है, बल्कि इनके साथ क्रूर मजाक किया जा रहा है। मैं आज की डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव बीजेपी से हैं मेरे साथ, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से, राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और हम सब के चहेते और 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों के स्वघोषित और हम सब द्वारा घोषित मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर सूर्यकांत और वीरेंद्र सिंह जी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। हरीश जी, जैसे हालात हैं मेरे पास शब्द में बयां करने के लिए उनकी पीड़ा के शब्द नहीं हैं। अभी एक बहन रो रही थी, उसके रोने की गूंज जो है मेरे कान में अभी तक गूंज रही है। अभी तक मेरा मन बहुत विचलित है और मैं जानना चाहता हूं कि तकरीबन 2 महीने का वक्त हो गया, पर आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में स्थिति को सामान्य करने में विफल रही है और गंगा किनारे अभी भी शव मिल रहे हैं। विजय जी, जो भी पीड़ित है इससे, वो बेहद तकलीफदेह है। वो हम सभी के लिए तकलीफदेह है। जिन परिवारों के लोग इस कोरोना महामारी के कारण काल के गाल समा गए, उन सब के प्रति हृदय से संवेदना है, पीड़ा है। और जो पीड़ा आप महसूस कर रहे हैं वही पीड़ा हम सब भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहा जाना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये अपने आप में मुझे लगता है कि न्यायपूर्ण कतई नहीं। सरकार जो कर रही है उसके परिणाम भी सामने हैं। डॉक्टर सूर्यकांत जी विशेषज्ञ भी हैं और एक बहुत लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग उनसे कनेक्टेड हैं। वो स्वतः बताएंगे केसेज अगर संक्रमण की रेट घटाना होता तो जो बेड के लिए, जो भर्ती होने के लिए निरंतर हाय तौबा था जी, वो न खत्म हुआ होता। और लगातार संक्रमण घट रहा है। ये जरूर है कि ये जो पीड़ादायक खबरें जगह जगह से आ रही हैं, ये निश्चित रूप से हृदय विदारक है। हम सब इस पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। जितना आप महसूस कर रहे हैं, जितना आपके कान में गूंज रही हो उस बहन की आवाज, उतना हम सब के कान में गूंज रही। लेकिन ये महामारी है, सब जान रहे हैं। आप लगातार पिछले 1 वर्ष से इस पे लगातार जागरूकता पैदा करते रहे हैं और पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स भी आप पढ़ते हैं और वहां से भी अपडेट रहते हैं। तो केवल ये भारत या केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया में समस्या है। और सरकार ने निरंतर इस पे काम किया, उसी का परिणाम है कि एक पखवाड़े में ही जी आप ये देखिए कि जो संक्रमण दर है वो मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं। 1/3 हो गई है। मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है और आज दोपहर में हुई सुनवाई में बड़ी सख्त नाराजगी कोर्ट ने जताई है। बिजनौर का एक मामला पकड़ा सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आज, और उन्होंने ये पाया कि बिजनौर में सिर्फ 524 टेस्ट पर डे हो रहे हैं बिजनौर जनपद में, और ये एफिडेविट में सरकार ने ये बात स्वीकार की है, ओनली 524। क्या आपको लगता है कि इस तरह से इतनी कम जांचें करके आप किसी राज्य, किसी जनपद, किसी शहर को बचा पाएंगे? अगर इस प्रकार से जांचों के आंकड़े कम कर दिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर पॉजिटिविटी भी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी और कोरोना वायरस के मामले ही खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने टेस्टिंग खुद घटा दी है। ये आज हाईकोर्ट में आप फिर देकर आए हैं। देखिए ब्रजेश जी, एफिडेविट में क्या दिया गया, मेरी जो वहां अधिकारियों से बात हुई, जो मुझे जानकारी मिली, उन्होंने बताया कि करीब 2000 टेस्ट पर डे हो रहे हैं और 524 ये कोर्ट में आज खुद वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिजनौर ने बताया और कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई है।
मैं उस पर कोई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरी जो जानकारी आई है उसके हिसाब से पिछले 10 दिनों में 10-11 दिनों में जी कोरोना से जो 15 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, और कुल आज की अगर डेट की बात बताई जाए तो कुल 57 लोग वहां संक्रमित मिले हैं कोरोना से। तो कुछ जो घटनाएं घटती हैं, जैसे अभी वो बिजनौर की कोई आप एक पीड़ा जिसमें परिवार के कई लोग चले गए, ऐसा ये इस तरह की घटनाएं तो निहायत पीड़ादायी है। लेकिन ब्रजेश जी, मेरा अपना एक मानना है कि जन्म या मृत्यु कोई छिपा नहीं सकता। मैं ये मानता हूं कि इसके कारण, इस महामारी के कारण बहुत कैजुअलिटी हुई है, पूरे प्रदेश में हुई है। लेकिन ये कहा जाना कि प्रयाग में 5000 वहां लाशें दफना दी गई, डेड बॉडी दफना दी गई, मुझे लगता है कि सर जो उसके आप एक वीडियो बात हैं, कह रहे थे, उसके वीडियो हैं। नहीं, मैं ब्रजेश जी, जो एक बात पे आप कह रहे थे कि हाई कोर्ट अगर ग्राम प्रधानों से मांग ले, क्योंकि इस तरह पे कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, अगर ये मांग ले सभी ग्राम प्रधानों से तो मुझे लगता है कि स्थिति भी साफ हो जाएगी। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। मैं बीजेपी प्रवक्ता की इस बात का समर्थन करता हूं कि हर गांव के प्रधान से एफिडेविट ले लिया जाए। हरीश जी का बहुत शुक्रिया। कहीं भी अगर कोई किसी की मृत्यु हो रही है तो कोई ऐसा नहीं कि उसको कोई छिपा सकता है। सर डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं आप हरीश जी, और अभी ललितपुर की बेटी का वायरल वीडियो आपने सुना होगा। वो हो सकता है किसी अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही हो, या आजकल ये जो कोरोना कर्फ्यू है उसके कारण ये दिक्कतें हों। जब मामला पकड़ जाए सर तो लापरवाही है, वरना बड़ी तादाद में लोगों को डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। मैं ब्रजेश जी, मैं उस पर भी बात करूंगा जी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कई बार बहुत ये जो मृत्यु की दर है और मृत्यु की जो संख्या बताई जा रही वो बहुत अतिरेक बताई जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब एक बहुत ही जिम्मेदार सर, जब सरकार संवेदनहीनता दिखाएगी, अपने मर रहे राज्य के नागरिकों को ओन नहीं करेगी, तो लोग तो प्रश्न करेंगे ना। नहीं, ये मैंने कहा कि ये आरोप अन्यायपूर्ण है, बेहद अन्यायपूर्ण नहीं है। कारण क्या है कि लोग दफन है गंगा की रेती पर। आपको पता है कि हिंदू परंपरा क्या कहती है। गांव-गांव जा रहे हैं सर, किस गांव गए हैं? मैं आपको आमंत्रित करता हूं और मैं अपने संवाददाता के साथ आपको भेजने को तैयार हूं। आप जाइए सर और देख कर आइए। पिछले कई दिनों से आपको वो दिखाया जाता है जो अफसर दिखाना चाहते हैं। हरीश जी, आपको वो दिखाया जाता है जो अफसर दिखाना चाहते हैं। मैं आपको वो हिंदुस्तान, वो उत्तर प्रदेश दिखाना चाहता हूं जो नरक भोग रहा है। नहीं ब्रजेश जी, वो हो सकता है कि अफसर इस तरह से करते हूं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जीवन और मृत्यु किसी से छिपाया नहीं जा सकता। और ये जो संख्या बताई जाती है वो कहीं बहुत बढ़ा चढ़ा के अतिरेक बताई जाती है। व्यवहारिक रूप सर, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं हरीश जी कि हर गांव के प्रधान से हाईकोर्ट एफिडेविट ले ले, बात खत्म हो जाए। वो ले तो ये जो अतिरेक ये खत्म हो। ऑलराइट, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उदयवीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, गांव ग्रामीण से आप लोगों के पास क्या खबर है? क्या वाकई में बड़ी तादाद में मौतें हो रही हैं या सरकार को बदनाम करने के लिए मौतों का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है? अपनी शुरुआत में मैं आदरणीय हरीश जी को डेथ सर्टिफिकेट के बारे में बता देता हूं। मेरे अपने चाचा आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, उन्हें दिक्कत आ रही थी। उनको डिस्चार्ज कराया, कहीं और ले जाने के लिए रेफर कराया, और रेफर कराते के बाद उनकी डेथ हो गई। मैंने सीएमओ से पूछा कि वो तो वहां पहुंच नहीं पाए, मैं इमरजेंसी वापस भेज रहा हूं, इनका डेथ सर्टिफिकेट कम से कम बना दो। मैं एमएलसी होने के बाद सीएमओ आगरा ने मुझसे कहा कि रात में आपको कौन मिलेगा, आप अपने घर जाओ और पंचायत सेक्रेटरी से ले लेना सर्टिफिकेट, और उनको कोरोना तो था ही, तो पंचायत सर्टिफिकेट दे देगा। जब मैं विधान परिषद का सदस्य होकर आपसे ये कह रहा हूं, तो जिन आम जनता के लोगों को दरोगा, सिपाही, सरकारी कर्मचारी सामने नहीं खड़े होने देते होंगे, वो सर्टिफिकेट ले लेंगे। ये जो बेटियां रो रही हैं, ये उनका हृदय फट पड़ रहा है, निकल पड़ रहा है। और ये भ्रम फैलाने की बात कहना जले पे नमक छिड़कने की तरह है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं,
ये सरकार प्रचार प्रसार पे बड़ा ध्यान देती थी। सूर्यकांत जी बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, अगर ये सूर्यकांत जी जो प्रचार प्रसार बताते हैं कि कोरोना में पहले दिन ये करो, 4 दिन ये करो, 5वें दिन ये करो, यही अगर हो जाता, सरकार इसी का प्रचार प्रसार कर देती, तो बहुत सारी परेशानी को कंट्रोल कर सकते थे। आप सूर्यकांत जी से पूछिएगा, इस समय कोरोना के बाद जो सबसे बड़ी बीमारी इस समय प्रदेश में है, देश में है, वो लोगों को मानसिक अवसाद की है। जो उनके प्रियजनों के मरने से, उनके गलत अंतिम संस्कार होने से, कोरोना के भय से जो हुआ है, उस सबसे बड़ी दूसरे नंबर की बीमारी होगी प्रदेश में। कैसी बात करते हैं टीवी पे बैठ के लोग। देखिए, जो प्रचार प्रसार कोरोना के बारे में करना चाहिए, तो एक पूरा गिरोह लग गया। 3 मुख्यमंत्री के प्रेस के सलाहकार, एक डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, गृह विभाग के अधिकारी केवल इस बात पे लगे हैं कोई न्यूज न चल जाए, कोई जनप्रतिनिधि कोई सवाल न उठा दे, कोई समाज सेवी कोई सवाल न उठा दे। सूर्य प्रताप ने, रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने 20 केस अगर हाईलाइट किए होंगे और अगर उनमें से 18 सही है, तो आप 18 का श्रेय देना नहीं चाहते, 2 पे मुकदमा लिखना चाहते हो। कैसे अपराधी मानसिकता के लोग बैठ गए सरकार में। कोई पत्रकार न्यूज चला दे तो उस पर मुकदमा। विधायक सरकार तो दावा कर रही है उदयवीर जी की कोरोना खत्म हो रहा है। आज 9,000 से आज केसेस 9,000 बचे हैं, बस कोरोना खत्म हो रहा है, सरकार क्लेम कर रही है। अरे भाई, चीन से तो कोई खबर ही नहीं आ रही कोरोना की। अगर आप सारी सूचनाएं जांच करना बंद कर दें, टीवी प्रेस रिपोर्ट को कंट्रोल कर लें, तो कौन जानेगा। और मैं तो कह रहा हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वीडियो देख लिया होगा, हरीश जी ने देख लिया, क्या कार्रवाई कर दी प्रेस वालों को पीटने पे। अब तक कोई एफआईआर नहीं। कोरोना महामारी को की न्यूज दबाने के लिए और अपराध करने, ये अपराध है। पैंडेमिक की धाराएं इस पे लगनी चाहिए। करेक्ट बात है। थैंक यू सो मच। मेरे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी ज्वाइन कर चुके हैं। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। कैबिनेट मिनिस्टर हैं दिल्ली गवर्नमेंट में और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप तो उत्तर प्रदेश के गांवों का भ्रमण कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, मैंने आपकी रिपोर्ट्स देखी हैं। आप गांव में क्या पा रहे हैं इस वक्त, कैसे हालात हैं उत्तर प्रदेश के गाँव में? सही बताऊं तो ब्रजेश जी, अभी तो हम नहीं जा पा रहे हैं यूपी में, लेकिन जितने जिलों में कार्यकर्ताओं से बात हुई है, जैसा भी हरीश जी बोल रहे थे, अगर गांव प्रधान से सूचना ले ली जाए और वो सार्वजनिक कर दी जाए, उतनी भयावह होगी कि शायद उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। स्थिति वैसी नहीं है जैसी उत्तर प्रदेश की सरकार दिखा रही है। पत्रकारों को डराकर या जो लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन पर मुकदमा दर्ज करके बिल्कुल ऐसा किया जा रहा है जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंख मिचले तो जान बच जाएगी। जान नहीं बचेगी। मैं समझता हूं जो ये दिखा रहे हैं कि आंकड़े इतने कम हो गए केस, अगर ये सच है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये सच नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ भी हजारों केस अभी उत्तर प्रदेश के हैं जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में हैं। मुझे लगता है कि जो सरकारें अच्छा करें या जिसके पास अच्छी पॉलिसी हो, उसको अडोप्ट करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। ये समय एक दूसरे की केवल कमी निकालने का नहीं है, इसमें तो हमें पूरा बढ़ चढ़ के एकदम सामने आके, जो भी जनता से भी अगर कोई शिकायत आती है, कोई जानकारी आती है, तो उस सूचना को हमें सुधार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि मुकदमा दर्ज करके लोगों को डरा के, राज्य का दुर्भाग्य नहीं है कि वो अपने राज्य के नागरिकों को ओन करने को तैयार नहीं है, उनका अंतिम संस्कार भी सम्मान से नहीं कर पा रहा है और उनकी लाशें ये बेहद अनफॉर्चुनेट है, बेहद अनफॉर्चुनेट है। और पवित्र गंगा नदी में बह रहे हैं। इससे ज्यादा दुख की बात कोई हो नहीं सकती जी। मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती कि इतने सारे लोग आज इस तरह दफन किए जा रहे हैं और उसको जिस तरह जानवर खा रहे हैं, और सरकार उस पर बिल्कुल एक नकारा साबित हो रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। इस पे तो सरकार को प्रोएक्टिव होकर सरकारी मदद देकर ऐसे सबों को, उनको जो क्रीमेशन करना चाहिए और गरीबों को एहसास दिलाना चाहिए कि आप चिंता ना करें, सरकार आपके लिए है और वो आप इस तरह ना दफनाएं, सरकार मदद करेगी, सरकार उसको क्रीमेट करेगी। शुक्रिया आपका। और हम सबके चहेते और उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर कोरोना मामलों के विशेषज्ञ और जनता के सेल्फ अपॉइंटेड मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर सूर्यकांत,
आईएमए के नेशनल वाइस चेयरमैन हैं एएमएस सेल के, और हम सब के साथ इस कोरोना काल में जुड़े रहे, लोगों को बड़ी दिलासा दी और इनको देखकर ही बहुत से लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सूर्यकांत जी। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गांव के जो हालात हैं, आपके पास तमाम लोग गांव से भी फ़ोन करते हैं, टच में रहते हैं, किस प्रकार की समस्याएं गांव के लोग ज़्यादा फेस कर रहे हैं? आइसोलेशन को लेकर भी तमाम तरीके के इश्यूज आए हैं। दवाएं तो आपने बहुत बताई, ट्रीटमेंट प्रोसेस भी बहुत बताया। कुछ मुद्दे हैं गांव के, जैसे छोटा सा घर है, मान लीजिए कि 1 कमरे 2 कमरे का है, गांव में इससे ज़्यादा किसकी हैसियत है, बड़ा घर बनवाएं। आइसोलेशन की बड़ी कठिनाई आ रही है, कुछ सुझाव, कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए ब्रजेश जी, पीड़ा जितनी आपको है, जितनी हरीश जी को है, उदयवीर जी को है या गौतम जी को है, उतनी हम सभी को पीड़ा है। हम सभी लोग पिछले 15 महीने से व्यथित हैं कि कैसे कैसे और हम चीज़ें इंप्रूव करें, कैसे और लोगों को सलाह दें जिससे उनकी स्थिति सुधरे और लोगों का जीवन बचे। मैं अपने जूनियर डॉक्टर को जब पहले दिन वो एमडी ज्वाइन करता है तो मैं उसको कहता हूँ कि देखो भाई, इस देश में अगर डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले इस देश के लोगों को जानो। ये भारत कहाँ बसता है? गाँव में बसता है। 70-75% लोग जो हैं वो गाँव में रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ है, WHO से, वेस्टर्न वर्ल्ड से कुछ प्रोटोकॉल्स आए और उन प्रोटोकॉल्स को भारत की स्थिति के अनुसार हमने मॉडिफाइड ना करके उसको एज इट इज लागू कर दिया। वो इस तरह मान लिया जैसे ब्रह्म वाक्य हैं। जी भाई, ब्रह्म वाक्य नहीं, दुनिया नहीं चलती, हर बात में आपको फ्लैक्सिबिलिटी करनी पड़ती है। इसी तरह के 2 प्रोटोकॉल हैं, 2 नियम हैं। एक, आप आइसोलेशन की बात करिए, वो पूरा प्रोटोकॉल आइसोलेशन का पढ़ लीजिए, तो आपको मैं बता दूं कि अगर वो आइसोलेशन का प्रोटोकॉल आपको लागू करना पड़े तो इस देश में 80% घरों में लागू नहीं हो सकता है। मैं आपको बताता हूं। आइडियल प्रोटोकॉल आइसोलेशन में लिखा हुआ है कि एक वेल फर्निश्ड, प्रॉपर वेंटिलेटेड कमरा होना चाहिए, उसमें अटैच्ड बाथरूम होना चाहिए। भाई, मुझे यह समझाया जाए देश के कौन से ऐसे गांव हैं जहां पर अटैच्ड बाथरूम होता है? हमारे गांव में अभी भी कॉमन बाथरूम होता है, बाथरूम अलग और नहाने वाला अलग 2 बने होते हैं। या कई बार लोग, पुरुष जो हैं वो बाहर नहा लेते हैं, महिलाएं अंदर नहा लेती हैं। तो क्या हमने ये सोचा कि इस प्रोटोकॉल को, इस गाइडलाइन को मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है भारत के गांव के हिसाब से? मैं फिर एक डिस्क्लेमर देता हूं कि मैं आईएमए के प्रवक्ता के नाते, आईएमए के फोरम पर मैं ये बात कह रहा हूं, नहीं तो मेरे पे ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत छोटा मेरा सुझाव है कि गांव के लोगों को जब कोरोना पॉजिटिव उनको लगे या संभावित लगे, मैंने कहा ना कि कोई भी नया लक्षण हो वो कोरोना है, और खास तौर पे पल्स ऑक्सीमीटर में 94 से नीचे ऑक्सीजन चली गई तो 100% कोरोना है। जांच हुई तो ठीक, रिपोर्ट है तो ठीक, पॉजिटिव आई तो ठीक, नेगेटिव आई तो ठीक। चारों स्थितियों में अगर ऑक्सीजन का लेवल आपके रोगी का, गांव के रोगी का 94 से नीचे चला गया है और मान लो पल्स ऑक्सीमीटर भी नहीं है, तो एक और टिप आज गांव वालों को दे देता हूं कि मरीज से कहो कि भैया उसको ऑब्जर्व करें कि क्या वो एक वाक्य बिना सांस तोड़े बोल पा रहा है। वो बोलेगा, अगर 99 से नीचे ऑक्सीजन है तो वो ऐसे बोलेगा, भैया बहुत तकलीफ हो रही है। अगर ऐसे मरीज आपका बोल रहा है, समझ लेना 94 से नीचे ऑक्सीजन है, आपको पल्स ऑक्सीमीटर की भी जरूरत नहीं है। ये अनुभव बोल रहा है आपका। अगर यंग या जवान भाई है, पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, तो कहो भैया बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, गा के दिखाओ। और अगर वो झुमका नहीं गिरा पाया तो उसकी ऑक्सीजन 94 के नीचे है। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, एक सेंटेंस नहीं बोल पाया तो समझ लो उसकी ऑक्सीजन 94 के नीचे है। यही पल्स ऑक्सीमीटर माना जाए, यही पल्स ऑक्सीमीटर मान लीजिए। आज हमने पल्स ऑक्सीमीटर इतने दिमाग में लोगों को भराया पल्स ऑक्सीमीटर, लेकिन अभी भी हमारे गांव वालों के पास बहुत नहीं है बेचारों के पास। तो आज मैंने नया मंथन कर डाला। मैंने कहा डॉक्टर सूर्यकांत, आज मतलब एक सेंटेंस पूरा बोलने में अगर सांस लेने की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब कि आपको 94 से नीचे है जी। और युवा कोई गाना नहीं गा पा रहा है अपने पसंद का पूरा, तो समझ लीजिए वो 94 से नीचे है। करेक्ट। आप, मैंने कहा जांच हुई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक, रिपोर्ट आई तो ठीक, नहीं आई तो ठीक, पॉजिटिव है तो ठीक, नेगेटिव है तो ठीक, भूल जाइए। इसीलिए मेरी कहावत है जो बहुत पॉपुलर हो रही है
कि न जांच न रिपोर्ट, करो कोरोना पर सीधी चोट, करेक्ट। इलाज शुरू कर दीजिए। अब प्रश्न उठता है कि होम आइसोलेशन, अब जो लिखा है वो अंग्रेज लोगों ने, सफेद चमड़ी वालों ने। भाई वहां के गांव में भी अच्छे घर होते हैं, स्टैंडर्ड घर होते हैं बहुत। अब आपको मालूम है वहां अरबपति लोग जो है सबअर्बन में जाके रहते हैं, मेन शहर में नहीं रहते हैं, डाउनटाउन में नहीं रहते हैं, वो सबअर्बन में जाके रहते हैं। फ्री ऑक्सीजन चाहिए उनको, बढ़िया है वो चाहिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसलिए वहां रहते हैं। बहुत अच्छे घर होते हैं। होम आइसोलेशन के लिए मरीज को वो कमरा घर में, मान लीजिए एक ही कमरा, मैं बहुत बदतर सिचुएशन मान के चलता हूं कि झोपड़ी है, एक कमरा है, सिर्फ एक कमरा है जी, उसमें रख दीजिए मरीज को, हो गया होम आइसोलेशन। बाकी मैं बता दूं, गांव वालों को सबको आदत है छत पे सो लेते हैं, बाहर चबूतरे पे भी सो लेते हैं, और तो छोड़िए रास्ते में जो गली जा रही होती है वहां भी 8-8 10-10 चारपाई लगा के और लाइन से सो लेते हैं। हमने, और ब्रजेश जी आपने गांव देखे हैं। अरे हम भी गांव के ही हैं, हमारे घर पे भी एक ही वॉशरूम है। इसीलिए मैं नीति नियंताओं से कहता हूं कि भाई गांव एक बार देख लीजिए, तब नीतियां बनाइए। नीति बनाने से पहले गांव को समझिए, ग्रामवासियों को समझिए। तो भाई बाकी लोग जो हैं वो छत पे सो जाएं या बाहर चबूतरे पे सो जाएं, और पेशेंट को घर के भीतर, पेशेंट को कमरे के अंदर कर दें। हो गया होम आइसोलेशन। इससे ज्यादा होम आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा आइसोलेशन में रखना है। एक सवाल और है जो लगातार लोग पूछ रहे हैं, डेड बॉडीज को लेकर। जी जी, डेड बॉडीज को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं। देखिए मुझे, क्या डेड बॉडी कोरोना फैलाती है और उसको नदी में फेंकने से क्या नुकसान है? देखिए नदी तो पवित्र होती है, हमारे जीवन रेखा है, और हमारे सनातन धर्म में तो नदी को एक देवी की संज्ञा दी गई है। कहते हैं कि शंकर जी की जटाओं से निकली गंगा और तब यहां पधारी। हाँ, लेकिन लाशें फेंकना शर्मनाक बात है। और जितने हमारे पुरानी सभ्यताएं बसी हैं वो सब नदी के किनारे बसी हैं, गांव शहर गांव के किनारे बसे हैं। और नदी बहुत सारे काम करती है, कई बार पीने का पानी देती है, कई बार सिंचाई का देती है, बहुत सारी चीजें देती है। तो हमारी कृषि से लेके और हमारी पेयजल व्यवस्था सब नदियों पर आधारित है। मैंने जब ये खबरें सुनी कि हाँ वो डेड बॉडी गंगा में फेंक दी, यमुना में फेंक दी, गोमती में फेंक दी, सरयू में फेंक दी, तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। पहली बात तो ये जल प्रदूषण हम कर रहे हैं, अपनी पवित्र को, माँ को, गंगा माँ को या उनको हम दूषित कर रहे हैं, उसके पाप भागी हैं। और दूसरी बात, जो हमारे घर परिवार का सदस्य है उसको हम बिना दाह संस्कार के उसको जल प्रवाहित कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। अरे भाई वो हमारे परिवार का हिस्सा था, मेरा आत्मीय जन था, उसके हमारे परिवार बनाने में शायद बहुत बड़ी भूमिका रही होगी उसके जीवन में, उसको हम ऐसे ही फेंक दें। अभी एक, जब आपने शुरू में डिबेट शुरू होने से पहले कुछ बयान दिखाए, उसमें एक लड़की कह रही थी कि मर तो इंसानियत रही है। जी हाँ, ये इंसानियत ही मर रही है, इंसानियत को मत दीजिए, मत मरने दीजिए, ये जानना बेहद जरूरी है। अब देखिए उसमें भी क्या है, आप अगर डेड बॉडी डिस्पोजल प्रोटोकॉल पढ़ लें, बहुत लंबा चौड़ा है, तो आप भी ब्रजेश जी कहेंगे भैया डेड बॉडी नमस्ते, इतना बड़ा डेथ डिस्पोजल प्रोटोकॉल है। अब भाई बहुत सिंपल सी बात है, मैंने तो चिंतन किया है, कोरोना फैलता कैसे है। कोरोना फैलता है जब कोई कोरोना से ग्रसित मरीज होता है, खांसता है तो एक बार खांसने से करोड़ों वायरस निकलते हैं। जब वो छींकता है तो उस कोरोना संक्रमित रोगी से एक छींक में लाखों वायरस निकलते हैं। और जब हम उससे क्लोज में बात कर रहे होते हैं, खास तौर पर चाय पीते समय या खाना खाते समय मास्क नीचे करके, तो हजारों की संख्या में क्लोज टॉक से भी वायरस निकलते हैं। तो भाई हमें ये, कोई दुनिया का एक मुर्दा दिखा दीजिए जो बोलता है या छींकता है या खांसता है, दिखा दीजिए मुझे आप। तो कौन सा दुनिया का ऐसा मुर्दा है, कौन से दुनिया का ऐसा मुर्दा है जो छींक रहा है, खांस रहा है या बोल रहा है। और अगर नहीं छींक रहा है, खांस रहा है, बोल रहा है, तो कहां से मुर्दा कोरोना फैला रहा है? मुझे जवाब चाहिए, सबसे जवाब चाहिए, दुनिया के हर विशेषज्ञ से जवाब चाहिए। और मैं ओपन हूं हर डिबेट पे इस पे बहस करने के लिए। वाह, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अरे भाई बॉडी को केवल सैनिटाइज करने की जरूरत है, ना हो सैनिटाइजर तो साबुन पानी से धुल दीजिए, हो गया कोरोना फ्री। और अंतिम संस्कार सम्मान के साथ। और आपके घर में ग्लव्स नहीं है, गांव वालों के ग्लव्स नहीं है, अरे वो पन्नी जिसमें आप धनिया, पुदीना, मिर्चा, दूध का पैकेट लाते हो ना, एक हाथ में ऐसे पन्नी पहन लो, यहां धागे से बांध लो, दूसरे हाथ में दूसरी पन्नी पहन लो, बन गए ग्लव्स। इससे अच्छा कोई ग्लव्स नहीं है। आप छुइए, आराम से उसका संस्कार करिए, पूरी श्रद्धा से करिए, अपने धर्म, जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के अनुसार करिए, लेकिन कृपया ये काम मत करिए कि नदी में फेंक दीजिए और उसको तिरस्कार कर दीजिए। थैंक यू, बिल्कुल मत करिए। शुक्रिया आपका।
नेक्स्ट राउंड में आता हूं आपके पास। वीरेन जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बाहर बारिश भी हो रही है। वीरेन जी, किस प्रकार के हालात गांव ग्रामीण में इस वक्त हैं उत्तर प्रदेश के भीतर? सरकार दावा कर रही है कि अब तो कोरोना लगभग खत्म होने वाला है, सिर्फ 9,000 केसेज आज मिले हैं, अब ज़्यादा वक्त नहीं है, पॉजिटिविटी रेट भी घटा है। पर आप मुझे बताइए कि आपके संवाददाता गाँव ग्रामीण से किस प्रकार की सूचना आपको दे रहे हैं? ब्रजेश जी, अभी डॉक्टर साहब ने गांव की महत्ता पर बड़ा सारी बातें कही, बहुत अच्छी और रोचक बातें कही। जो लोग शहर में रहकर बड़े व्यवसाय कर लेते, बड़ी नौकरियां कर लेते, घर बना लेते हैं, उनके लिए एक साहित्यकार ने लिखा है कि हो सके तो गांव का घर न बेच, न जाने कब फिर लौट कर आना पड़े। तो गांव के घर की बड़ी महत्ता आज समझ में आई होगी लोगों को, जो लोग शहरों में रहते हैं। लेकिन चूंकि हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे हमारी व्यक्तिगत नहीं लेकिन उनकी सरकार की बातें यहाँ होंगी। 4 साल में इस सरकार ने इतना बेमिसाल काम किया है कि आदमी तो आदमी अब 100 नदी में तैर कर चिल्ला रहे हैं कि साहब हमारा ये हस्र कर दिया। मुर्दे शमशान में बतियाते हैं कि साहब अगर ये 15 लाख और अच्छे दिनों के चक्कर में न पड़े होते तो शायद आज 20-30 साल और जी लेते। लेकिन साहब इन लोगों ने तो ऐसा स्थिति की कि न अस्पताल में जगह मिली, न शमशान में मिली, नदी में तैर रहे हैं। अगर नदी में लाशें तैर रही हैं तो बीजेपी क्या इस बात को बताएगी कि साहब ये विदेशी लोगों की लाशें हैं कि हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के लोगों की लाशें हैं? ये अफवाह है या सच्चाई है? और कौन अपने परिवार के सदस्य को नदी में फेंक आता है, कैसी मजबूरी में फेंक आता है, उस पर ये कोई चर्चा नहीं करेंगे। गांव में लोगों के बदन बुखार से तप रहे हैं, संसाधनों का अभाव है, इनके CSC PSC पर संसाधनों का अभाव है। अगर सिद्धार्थनगर में हमारा रिपोर्टर कोई सही चीज़ दिखाता है तो उसके साथ मारपीट करते हैं इनके पार्टी के नेता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अधिनायकवाद है वो स्वरूप इस सरकार में आप देख सकते हैं, और कितना अहंकार है बीजेपी के नेताओं में कि वो अपने खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन वक्त आने पर जनता हर चीज का जवाब देगी। और आज मैं फिर कहूंगा कि वो जुल्म दूसरों पर मत करो जो खुद न सह सको, क्योंकि वक्त आपका भी आएगा और सरकारें बदलती रहती हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि मीडिया को स्वतंत्रतापूर्वक उसका काम करने दिया जाए। अब ये चाहते हैं कि खाली हम इनका भोपू बजाएं, सब अच्छा अच्छा बताएं, तो साहब ये आलोचना नहीं होगी। तब कहा जाएगा साहब ये बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छा पत्रकारिता करते हैं और जर्नलिज्म के बड़े उच्च कोटि के शिखर को छू रहे हैं। हम निम्न कोटि के लोग सही, लेकिन हम जनमानस के गांव के गरीब की बात टीवी पर कब आती थी? कोई सुनता ही नहीं था, क्योंकि सब TRP से जुड़ा हुआ मामला था। आज आपने जो संकल्प लेकर गांव की तस्वीर दिखाई लोगों को, आज ये सच्चाई लोगों के मन में है, लोग चर्चा करते हैं। भाई ये किसान सम्मान निधि योजना से 2-2 हज़ार देके कितना लोगों का मुंह बंद रखोगे? अरे लोगों को तो फीस तो देनी पड़ रही स्कूल की ना, उस पर तो आपने कुछ किया नहीं। लोगों के पास रोजगार है नहीं। अच्छा, निकलना हमारी आपकी मजबूरी है, कामकाजी लोगों की, और सरकार रोज महंगाई बढ़ा रही, तेल के दाम बढ़ा रही है, तो ये तोहफा किसको दिया जा रहा है? लॉकडाउन में वैसे कम लोग निकलते हैं, मजबूरी में निकलते हैं। देखिए एक चीज तो बहुत साफ है ब्रजेश जी, कि जो अव्यवस्था है सरकारी तंत्र की, ये एक निर्मम चक्की है। अभी ये दूसरों को पीस रही है तो बीजेपी के लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। इनके अपने तमाम लोग भी पीस गए, तमाम इनके देवतुल्य कार्यकर्ता भी इस चक्की में पीसे जा रहे हैं। और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण भवानी सिंह की स्थिति है, जिनकी मौत हैदराबाद में हुई और उनको उत्तर प्रदेश से ले जाया गया। क्यों ले जाना पड़ा यूपी से बाहर उनको? अगर समुचित इलाज की व्यवस्था थी, संघ के बहुत बड़े नेता थे। तो बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में कैसे चल रहा है? अब ये कह रहे हैं भाई कि नदी में सोना फेंको, प्रधान 5,000 रुपया दिए जो मर जाए। और प्रधान कह रहा है न खाता न बही, न शपथ हुआ, न हमारे नाम पे खाता है। हम कहाँ से चेक काट दे 5,000 का, और किसको जेल ले जाके दे आवा, जब हर जगह प्रशासक बैठा है गांव गांव में। ये कैसे फरमान जारी हो रहे हैं?
बहरहाल एक बीजेपी के विधायक ने आज ट्वीट किया कि उनके पिता किसान कल्याण निधि का 2000 रुपया लेते हैं। भाई गरीबी तो है ही है बीजेपी के नेताओं के पास। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट था और गंगा मित्र जो ये नियुक्त थे, ये जो लाशें बहाई जा रही जिलों जिलों में, इन्होंने सरकार को सूचना क्यों नहीं दी? वैलिड पॉइंट। ये बात सरकार को उन लोगों से पूछनी चाहिए, अपने कर्मचारियों से। गंगा मित्र कहाँ गए? गंगा मित्र आपके कहाँ गए? यूपी में बहुमत की सरकार चलाना बहुत आसान है, कोई भी चलाए, किसी भी राज्य में चलाए। आज उदयवीर जी बैठे हैं, इनके सर पे बाल नहीं तो स्वाभाविक है इन्होंने घर परिवार में किसी को खोया होगा, ये भी इसी त्रासदी के मारे हुए हैं। तमाम सारे लोग हैं। सरकार इतना अहंकार हो जाए कि विपक्षी नेताओं पर मुकदमा ला दो, जो बोले उस पर मुकदमा ला दिए। सूर्य प्रताप सिंह को तो इन लोगों ने सबसे कमज़ोर पा लिया है कि रोज़ मुकदमा ठोक दो। आईपी सिंह ने भाई एक मामला उठा दिया एक बड़े नेता का, एक बाहर से आई हुई महिला का, और उसको लेकर उनके ऊपर मुकदमा ठोक दो। तो ये अहंकार जो है ये देवतुल्य कार्यकर्ताओं के काम नहीं आ रहा है, ये नेताओं के काम नहीं आ रहा। ये कहाँ जाएगा, कहाँ ठहरेगा? अब उत्तर प्रदेश में 7-8 महीने से ज़्यादा विधानसभा का चुनाव नहीं है। वेंटिलेटर हैं अस्पतालों में, जिलों में, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है। सड़ रहे हैं और ये दावे कर रहे हैं साहब हमारी आलोचना न करो। तो भाई ठीक है, जिनके पिता मर गए, जिनकी माँ मर गई, जो बच्चे अनाथ हो गए, उनके आंसू न पोंछा जाए, उनको न दिखाया जाए, तो काहे के लिए फिर ये टीवी चैनल सब बंद करवा दे एक बार, पेपर? क्योंकि पत्रकारिता का जो धर्म आज़ादी के समय था, भारत को आज़ाद कराने में, उसके बाद इसको चौथा स्तंभ घोषित किया इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी कंक्लूड करें बीरेन जी। समाज को जो ज़रूरत होगी वो हम बताएंगे। ये बात जरूर है कि सरकार को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं वो भी कभी सत्ता में थे, वो जान लें कि जब नदी की धारा के साथ तो तमाम सारे लोग बहते हैं, लेकिन इसके विपरीत बहकर इंसाफ की और सच्चाई की लौ जलाने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता आज हाथों हाथ ले रही, उन्हें सलाम कर रही है। तो ये निर्मम चक्की पीसे, हम लोग तो पीसते रहेंगे। खैर, जब वोट मांगने जाते हैं तो गरीबी की ये दुहाई देते हैं बड़े बड़े, और आज गरीबों की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं। आप कह रहे हो कि ख़त्म करो, आज ऐसी बात से ख़त्म करूंगा कि जो उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग सुन रहे हैं वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कितनी भयावह ये त्रासदी है। मेरे एक मित्र हैं आशुतोष चंद्र पांडे, सचिवालय सेवा में हैं, उन्हीं की ये पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ जी। जिनके माँ या बाप मर गए या जिनके माँ बाप दोनों मर गए इस त्रासदी में, उनके बच्चों का क्या हाल है उसको सुनिए आप। कि न जाने कितने बच्चों के मम्मी पापा छूट गए और किनकी गोद में लेट के बच्चे अब अपना मन बहलाएंगे। टूट गए वो सभी खिलौने जो पापा ले आए थे, और मम्मी झूठ बोलती हैं कि पापा जल्दी आएंगे। माँ जिसके सिर पर थपकी देकर बच्चे को रोज सुलाती थी, उसको आज माँ के बिना आंखों में कैसे सपने आएंगे? और हर होली दिवाली उनको कौन मिठाई लाएगा? ईद दशहरे के मेले में अब वो किसके संग जाएंगे? और तुम क्या जानो बच्चों की आंखों में कितने सपने थे, अब आंखों के सपने वो किसको दिखलाने जाएंगे? और जिनके मम्मी पापा खो गए उनको कौन पढ़ाएगा? वे अपने मन की बातें अब किससे कहने जाएंगे? बहुत भावुक कविता है बीरेन जी, और आपने लोगों के दर्द को शब्द दिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। उदयवीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ये क्लेम कर रही है कि कोरोना ख़त्म होने की स्थिति में है उत्तर प्रदेश में। आज सिर्फ 9000 केसेस मिले हैं, जबकि हाई कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान डीएम बिजनौर को बहुत डांटा है हाई कोर्ट ने, और कहा कि मात्र 524 टेस्ट कर रहे हो अपने यहाँ बिजनौर के भीतर। क्या इतने टेस्ट कर लेने भर से कोरोना खत्म हो जाएगा? और कमोबेश यही हालात उत्तर प्रदेश के बाकी जनपदों के भी हैं। ब्रजेश जी,
जो पहली वेव में हुआ था, इस दूसरी वेव में उसके विपरीत काम हो रहा है। पहले कहा था तुरंत टेस्ट कराइए, अब सीएमओ दफ्तर बता रहा है कि 12 दिन हो गए तो टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। पहले था आपको डेड बॉडी हाथ में नहीं दी जाएगी। SRS यादव जी की मृत्यु हुई थी, उनकी डेड बॉडी रास्ते में नहीं रोकी गई, सीधा क्रिमेशन के लिए जाएगी। इस बार आजादी है, किसी को दे दीजिए। तो जब टेस्ट रोक दें आप, तमाम लेबोरेटरी वालों ने शिकायत की कि डीएमओ ने हमें धमका के टेस्ट रोके हैं। और ब्रजेश जी, जब चावल देखना होता है तो 4 चावल उठा के मालूम पड़ जाता है पक गया कि नहीं पक गया। हाई कोर्ट की सीमा है, वो सारे डीएमओ को तलब नहीं कर सकते जी, लेकिन जो डीएम तलब है और जो हाल है, और आप गंगा में के ऊपर आदमियों की जगह गिद्ध उड़ रहे हैं, देख लीजिए। नहीं, जब आप टेस्ट करेंगे ही नहीं तो पॉजिटिव केसेस आएंगे ही नहीं, फिर आप अपना पॉजिटिविटी रेट कम कर लीजिए। सिंपल सा फंडा है। पॉजिटिविटी रेट कम कर लीजिए या बढ़ा लीजिए, हमारा कहना यह है कि जिम्मेदारी तो लीजिए। अरे लोग तो बचा लीजिए, जनता को तो बचाओ। डेटा बाद में मैनेज करते रहना। कोई मर गया तो उसका क्या होगा? आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप नागरिकों को इन्वॉल्व कर लेते। ये जो डंडे से प्रदेश चलाने की मानसिकता है कि जो बोलेगा उसके मुंह में जो है डंडा घुसा देंगे, उस पर मुकदमा लिख देंगे, उसको बंद कर देंगे, ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता तो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। करेक्ट, थैंक यू, शुक्रिया। थोड़ा वक्त का अभाव है। राजेंद्र पाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या टेस्टिंग इलाज नहीं होगा? क्या टेस्टिंग घटा के हम कोरोना पर नियंत्रण कर सकते हैं क्या? ब्रजेश जी, टेस्टिंग घटा के कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बहुत ज़्यादा ये अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि इस वक्त बहुत सारे फैमिलीज़ के ब्रेड अर्नर चले गए, बहुत सारे फैमिलीज़ के बच्चों के मदर फादर दोनों चले गए। अब सरकारों को उनके लिए भी बड़ी योजना बनाने की ज़रूरत है। उन बच्चों को मंथली कैसे उनको खर्चा मिले, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई और इलाज हो, वो भी संभालना मैं सहमत हूं। और आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया है। हरीश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, क्या ये सही वक्त नहीं है कि घर के कमाऊ सदस्यों जिनकी मृत्यु हुई है, उनका घर परिवार कैसे चले, उनके बच्चों की शिक्षा कैसे चले? सरकार के पास कोई योजना है उनके लिए? नहीं, निश्चित रूप से सरकार इस बिंदु पे विचार कर रही कि जिन परिवारों में कोरोना संक्रमण के चलते कई सदस्य चले गए और उनके यहाँ कोई बच्चों की देखरेख वाला नहीं है, तो उनकी शिक्षा और बाकी भरण पोषण की व्यवस्था को लेकर के सरकार उस योजना पे काम कर रही है। और 2-3 बातें और मैं कहना चाहता हूँ। 2-3 सवाल आए थे। देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को, जो बात हो रही थी कि अंतिम संस्कार की, तो उन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर है सारे कलेक्टर्स को कि 5,000 रुपए दिए जाएं, और जो लोग बॉडी छोड़ के चले जाते हैं उसका भी उनके धर्म के अनुसार, उनकी मर्यादा के अनुसार उनका संस्कार हो। ये सरकार ने बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश सारे कलेक्टर्स को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। यदि कहीं इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है तो मैं तो कहता हूं कि बीजेपी के कार्यकर्ता तो गांव-गांव में है ना, आप अपने कार्यकर्ताओं से मौका मुआयना करा लो। नहीं, निश्चित रूप से सरकार और संगठन दोनों इसको लेकर के बहुत सचेत हैं। और सरकार संगठन में तो कोई तालमेल नहीं है, संगठन की तो सरकार सुनती ही नहीं है। ये सामान्य परिस्थिति नहीं है जिसके कारण जो आज ये बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, वो ये महामारी के चलते। हरीश जी, शुक्रिया। थोड़ा वक्त का अभाव है, वक्त का अभाव है। हरीश जी, मैं डॉक्टर सूर्यकांत को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर सूर्यकांत जी, एक सवाल बहुत आ रहा है ब्लैक फंगस को लेकर। लोग काफी डरे हुए हैं, जो कोरोना से ठीक हो गए हैं वो भी। पिछली डिबेट में आपने चीजें बताई थी, क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है? देखिए, मैं आपको दर्शकों को पहले बता दूं, फंगस लगता किसमें है। फंगस सबको ही जानता है, फफूंदी। ब्रेड घर में 4-5 दिन पुरानी पड़ी रहे तो उसमें फंगस लग जाता है। रोटी 4-5 दिन पुरानी पड़ी रहे तो फंगस लग जाता है। मिठाई पुरानी हो जाए तो फंगस लग जाता है। सबने फंगस देखा हुआ है, लेकिन कभी आपने देखा कि ताजी रोटी या ताजी ब्रेड या ताजी मिठाई में फंगस लगती? बिल्कुल नहीं। तो जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है उनको फंगस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फंगस नहीं लगेगा।
दूसरा, जिनको कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक केस हैं या माइल्ड केस हैं, जिनको होम आइसोलेशन यानी घर पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और 9 दिन के अंदर वो ठीक हो जा रहे हैं, उनको काला पीला नीला फंगस, किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर करता हूं कि 9 दिन करने की जरूरत है? 9 दिन पार तो नैया पार। करेक्ट। अब देखिए, काला फंगस किसको चिंता करने की जरूरत है, कैसे होता है? काला फंगस या म्यूकोर जो माइकोसिस है, वो फंगस उनको ग्रो करता है। उसके 3 फैक्टर हैं, 3 तरह के। एक, अस्पताल के अंदर जो लंबे समय से भर्ती हैं। अस्पताल में जब आप भर्ती होते हैं तो एक ग्लूकोज की नली, एक ऑक्सीजन की नली, एक कैथेटर की नली, एक राइस ट्यूब की नली और एक वेंटिलेटर की नली, 3 से लेके 5 नलियां आपके डाली जाती हैं। मैं कहता हूं ये अस्पताल के आभूषण, मैं ऐसे मजाक में कहता हूं, हॉस्पिटल ऑर्नामेंट्स हैं। ये सबसे बड़े सोर्स हैं फंगस के। फंगस, जैसे मालूम है कि ये फंगस एनवायरमेंटल फंगस है, पर्यावरण फंगस है, आक्रामक फंगस नहीं है। नॉर्मली ये बीमारी नहीं पैदा करता है। कब करता है? जब इसको अवसर मिल जाता है, यानी बहुत कमजोर होस्ट मिल जाता है, यानी जिसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। कोरोना हुआ क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर थी, लंबा कोरोना चल गया और इम्यूनिटी कमजोर हो गई, अस्पताल में भर्ती हो गए, वहां फंगस का सोर्स मिल गया। और डायबिटीज है या कैंसर है या कोई ट्रांसप्लांट का मरीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज का मरीज कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसमें आंखें तक निकालनी पड़ी, जबड़ा तो पूरा का पूरा डैमेज हो गया लोगों। इन लोगों को ज्यादा हो जाता है और लंबे समय तक स्टेरॉइड जो एंटीबायोटिक चलते हैं उनको भी हो जाता है। अब देखिए, या तो ये नाक और साइनस पे अटैक करता है, तो जिसमें काला काला पानी नाक से बहना लगता है, समझ लो नाक से काली पानी निकला यानी काली फंगस हो गई। या यहां पे दर्द होता है, एक तरफ चेहरा सिन्न हो जाता है, एक तरफ चेहरे में दर्द होता है, या दांत में दर्द होता है, जबड़ों में दर्द होता है, ये सब साइनस के फीचर्स हैं। आंखों में खुजली हो गई, लाल लाल हो गई आंखी, रोशनी कम हो गई, या 1 के 2 दिखने लगे, 1 ब्रजेश मिश्रा की जगह 2 ब्रजेश मिश्रा दिखने लगे, तो आंख में 2 दिखने लगे। एक कोई देख के तकलीफ है लोगों को, 2 दिखा के क्या परेशान करोगे? तो एक आंख की रोशनी कम हो गई या 1 के 2 दिखने लगे, लाल हो गई, तो ये आंख का फंगस हो जाता है। दिमाग में अगर सिर में दर्द हो रहा है, उल्टी आने लगी है या झटके आने लगे हैं, सीजर जिसको कहते हैं, तो ये ब्रेन का फंगस है। तो और चौथा ऑर्गन फेफड़ा होता है, जिसमें खांसी में खून आने लगता है काले रंग का। ट्रीटमेंट ये क्या 4 अंग हैं जो इससे प्रभावित होते हैं। इसमें अर्ली स्टेज का ट्रीटमेंट और लेट स्टेज के 2 ट्रीटमेंट हैं। शुरुआत में जब केवल फंगस ग्रो कर रहा है, यानी अपनी संख्या बढ़ा रहा है, इसने अभी डैमेज नहीं किया है, बाद में तो ये दीमक जैसे फर्नीचर खा जाती है वैसे ही खाने लगता है हमको। तो शुरुआती स्टेज में एक इंजेक्शन आता है एम्फोटेरिसिन बी लाइपोफिलाइज फॉर्म में, वो काफी इफेक्टिव होता है। अब लेकिन इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की भी इस समय शॉर्टेज चल हो गई है, क्योंकि जरूरत है। मेरे ख्याल से सरकार प्रयास कर रही है, जल्दी ही सप्लाई ठीक होने वाली है। तो ये इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी, कितनी सीवियरिटी है, कहाँ का काला फंगस है और कितनी बॉडी का वजन है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके दिया जाता है। लंबे समय तक चलाना पड़ता है, डॉक्टरों के परामर्श पर लिया जाना चाहिए। जी हाँ, डॉक्टर के परामर्श पर, घर पे आप एम्फोटेरिसिन बी नहीं लगा सकते। दूसरी लेट स्टेज हो जाती है तो इसमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। अभी जैसे 2 सर्जरी हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो चुकी हैं और सक्सेसफुल हुई हैं, सफल हुई हैं। तो लेट स्टेज में सर्जरी भी हो जाती है उस फंगस को, यानी देखिए जब गल जाती है चीज तो गली हुई चीज को निकालना ही पड़ता है, तो डेब्रिस डिब्राइडमेंट कहते हैं, उसको डिब्राइड करके पूरा निकाल दिया जाता है। तो ये 2 ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट। क्या लोगों को आंखें खोनी पड़ रही हैं? जी हाँ, अगर ये लेट अर्ली स्टेज में डायग्नोज नहीं हुई और बढ़ गई तो आंख की रोशनी भी जा सकती है। एक मुद्दा उठाया उदयवीर सिंह जी ने, लोग डिप्रेशन में हैं, अवसाद में हैं। बहुत अच्छा, क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं कहता हूं कि देखिए, पोस्ट कोविड जो सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा अवसाद है, सबसे ज्यादा वो सदमा है। कोविड से बच गए ये आदमी को मतलब महसूस नहीं हो पा रहा है, वो अभी भी सदमे में है। अरे राम, हम मर गए होते तो क्या होता, मेरे परिवार का क्या होता, सदमा है। और सबसे ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस, इसीलिए मैंने एक दवा बताई थी ऐसे लोगों के लिए। मैं फिर आपके दर्शकों को बता दूं कि जिनको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, रात को नींद कम आ रही है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो रहा है, उसको मेलोटोनिन, MELO मेलोटोनिन, TONIN मेलोटोनिन 3 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 3 तरह की दवा आती है। ये थोड़ा बहुत हार्मोनल बैलेंस को बराबर करने की कोशिश करती है, लेकिन अगर ज्यादा अवसाद है, ज्यादा डिप्रेशन है, तो आपको साइकेट्रिस्ट से सलाह लेनी पड़ेगी। और सिर्फ पोस्ट कोविड में नहीं हो रहा अवसाद, मैं तो कहूंगा कोविड के कारण जो सामान्य लोग हैं उनमें भी डिप्रेशन है। कोविड हो गया तो डिप्रेशन है, और पोस्ट कोविड तीनों फेज में डिप्रेशन चल रहा है, तीनों फेज में अवसाद चल रहा है। हमें सोसाइटी को बहुत ज्यादा उत्साहित करने की जरूरत है।
हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है, तभी हम इस समस्या से मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वक्त का अभाव है, मुझे डिबेट यहीं पे रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।